हेलो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पिछली दोनों वीडियो ज़रूर देखी होंगी, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2। एपिसोड 1 में मैंने बात की थी डिवोर्स वुमेन के भरण पोषण का अधिकार, राइट टू मेंटेनेंस ऑफ ए डिवोर्स वुमेन, और एपिसोड 2 में बात की थी राइट टू मेंटेनेंस ऑफ ए विडो, यानी कि एक विधवा के भरण पोषण का अधिकार। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है राइट टू मेंटेनेंस ऑफ द वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप। एक बड़ा ही उभरता हुआ विषय है आजकल के संदर्भ में, जैसे कि ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दी है इसमें, और डिफरेंट हाई कोर्ट से भी जजमेंट दी है इसमें, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी है इसमें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, लॉ ग्रेजुएट, लॉ के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ न्यू एनरोल्ड होंगे एज एन एडवोकेट, तो इस विषय में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है। आज जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो सब्जेक्ट, जो विषय महत्वपूर्ण हैं, एक औरत के अधिकार से उनको उठाया जाए और उनको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि उसको अगर किसी से फ़ायदा मिलता, उसको इससे फ़ायदा मिलता है तो यह बहुत ही उत्तम होगा। हमारा चैनल शुरू करने का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की, राइट टू मेंटेनेंस ऑफ ए वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप। एक औरत जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उसके भरण पोषण का अधिकार। व्हाट इज़ द लीगल मीनिंग ऑफ लिव इन रिलेशनशिप? अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो दो अडल्ट अपोजिट सेक्स के साथ रहने को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि शादीशुदा नहीं है। अब लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा क्या है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में इसके बारे में गाइडिंग फैक्टर दिए हैं। अगर ये आवश्यकताएं, ये कारण होते हैं तो तभी वो लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक औरत जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उसको भरण पोषण का अधिकार है अपने मेल पार्टनर से क्लेम करने का? आइए डिस्कस करते हैं कि भरण पोषण का अधिकार जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा 2013 15 SCC 755 में इंडियन लॉ को डिस्कस करते हुए और इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करते हुए कई फैक्टर जो हैं बताए हैं कि इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब ये कारक होंगे तब ये माना जाएगा कि ये औरत लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वो क्या है गाइडिंग फैक्टर? जैसे नंबर 1 के रिश्ते की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ रिलेशनशिप। ये लिव इन रिलेशनशिप की अवधि के रूप में केस टू केस पर डिपेंड करेगा, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं कहा जा सकता। हर केस के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, शेयर हाउस होल्ड। एक महिला जो अकेले रही है लिव इन रिलेशनशिप में उस घर में, या अपने पुरुष साथी के साथ रही है, या किराए के मकान में रही है, या संयुक्त परिवार में है, जो कि शेयर हाउस होल्ड डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस में, ऐसे किसी घर में वो रहती है, तो ये भी एक गाइडिंग फैक्टर होगा एस्टेब्लिश करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप का। तीसरा कहा गया है कि वित्तीय रूप से एक दूसरे का समर्थन करना, जैसे कि किसी एक के बैंक में खाते में पैसे जमा करवाना, या ज्वाइंट खाता खोलना, या संयुक्त नाम से महिला के नाम पे अचल संपत्ति खरीदना, या कोई व्यापार करना जिसमें, या कोई लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना, या अलग और ज्वाइंट नाम से शेयर ले लेना ताकि लंबे समय तक एक स्थायी संबंध रह सके। ये भी एक गाइडिंग फैक्टर रहेगा लिव इन रिलेशनशिप के एस्टेब्लिश करने में। चौथा, जैसे कहा कि घर चलाने के लिए विशेष रूप से महिला पर जिम्मेदारी सौंपी गई, जैसे घर की सफाई करे, खाना बनाए, रख रखाव करे, या रख रखाव आदि जैसी घरेलू विधियों को करना,
ये एक इन द फॉर्म ऑफ मैरिज ऑफ नेचर आ जाता है, ये भी गाइडिंग फैक्टर होगा। फिर उसके बाद बात आई, एक डिस्कस की है सेक्सुअल रिलेशनशिप की, मैरिज लाइक रिलेशनशिप, विवाह जैसा संबंध। यह साबित करता है कि ये सिर्फ प्लेयर के लिए नहीं किया गया, कि जैसे हस्बैंड वाइफ में प्यार होता है और वो करते हैं और भावनात्मक एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करते हैं और वो सेक्स करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, तो ये भी एक गाइडिंग फैक्टर होगा, रिलेशनशिप लिविंग माना जाएगा। उसके बाद बच्चे का होना, अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई बच्चा हो जाता है तो यह तो एक बड़ा मजबूत संकेत हो जाता है कि इनकी इंटेंशन लिविंग रिलेशनशिप में ये फॉर्म ऑफ मैरिज की नेचर में है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त गाइडिंग फैक्टर है। उसके बाद क्या होता है, सोशलाइजेशन इन पब्लिक। अगर वो आदमी मेल पार्टनर उस औरत को एक सोसाइटी में लेके जाता है, जनता के सामने मिलवाता है और लोगों से मेल जोल करवाता है कि जैसे वो पति पत्नी हो, और इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए वो सोसाइटी में कई जगह लेके जाता है, जो जिससे उसको कोई हार्म नहीं होता, वो समझता है कि ले जाने से कोई हार्म नहीं है, तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त गाइडिंग फैक्टर है लिविंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए। फिर आता है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कि पार्टियों में समन्वय का इरादा क्या है, कि उनका रिश्ता कैसे होना चाहिए, कि उनकी भूमिकाएं क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या आपस में, यह मुख्य रूप से इस रिश्ते को निर्धारित करेगा। इन सब को डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट इंदिरा शर्मा में कहा है कि यह अपने आप में संपूर्ण गाइडिंग फैक्टर नहीं है, यह बात महत्वपूर्ण है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डी वेलुसामी वर्सेस डी पेचेनीमल 2010 SCC 10-469 में कहा है कि ऑल लिविंग रिलेशनशिप विल नॉट अमाउंट टू रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेदर वुमन लिविंग इन रिलेशनशिप इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। क्या एक औरत जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है उसको अपने मेल पार्टनर से भरण पोषण का अधिकार है? दिस क्वेश्चन इज वेरी रेलिवेंट। यह एक आम धारणा देखी गई है कि यह समझा जाता है कि औरत जो एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है अपने मेल पार्टनर से, लेकिन यह धारणा गलत है। अब सवाल यह आता है कि अगर कर सकती है तो किस सेक्शन के अंदर कर सकती है? हालांकि कोई स्पेशल प्रोविज़न इसका ना तो क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 125 में है, ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, ना हिंदू मैरिज एक्ट में है, और ना ही किसी और कानून में है इंडियन। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडिंग फैक्टर, कुछ जजमेंट्स के बिहाफ पे कहा है कि वुमेन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सेक्शन 125 CRPC में ये कहा गया है बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1978 3 SCC 527, और चंद मुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा 2011 1 SCC 141। अब बात ये आती है कि ये पता कैसे लगेगा, ये प्रूव कैसे होगा, जो गाइडिंग फैक्टर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं, जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, कि औरत लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स ए मैटर ऑफ एविडेंस, बिना गवाही के ये साबित नहीं हो सकता कि कोई औरत लिव इन रिलेशनशिप में उस आदमी के साथ रह रही थी। इन एक जजमेंट में बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे 2014 1 SCC 188 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 114 जो इंडियन एक्ट का 1872 का है, उसके हिसाब से ये प्रज्यूम किया जाएगा कि जो औरत लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है कि वो इन द फॉर्म ऑफ मैरिज ऑफ नेचर रह रही है, इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ मैरिज रह रही है। और ये रिबटेबल है। रिबटेबल कैसे है कि एविडेंस में प्रूव होगा, लेकिन प्रिजम्पशन उसकी फेवर में है एज पर सेक्शन 114 ऑफ द Indian Act. Now we will talk about Section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. The maintenance can be claimed under the provision of Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 as a woman who has not legally valid marriage but cohabits with the man, the way that such relationship takes from the marriage living in the domestic relationship in a shared household
then the woman is very well entitled to claim maintenance from her male partner by virtue of the said PWD Act 2005 if any aggrieved person like female partner in live-in relationship is being deprived of financial support from her male partner, then it would amount to economic abuse by virtue of section 3 of the act. क्योंकि वो शेयर हाउस में हो रही है, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया है, तो इकोनॉमिक्स अब्यूज में सेक्शन 3 में वो क्लेम कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में सविताबेन सोमाभाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2005 3 SCC 636 में ये कहा है कि अगर कोई औरत ये जानती है कि वो एक और औरत के हस्बैंड के साथ रह रही है, तो वो 125 में मेंटेनेंस क्लेम अंडर द लिव इन रिलेशनशिप फैक्टर के अंदर नहीं कर सकती है। मैं ये समझता हूँ कि जो औरत लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है उसको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उसके अवेलेबल राइट्स थ्रू दी मैंने जो जजमेंट डिस्कस की उसके अंदर है पूरा उसको क्लेम मेंटेनेंस करने का अधिकार। अपने आप को कमज़ोर ना समझें और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आई है उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और ये नॉलेज जितनी भी आपके पास आती है, ये अगर कोई आपके आसपास जिसको भी इस नॉलेज की ज़रूरत है तो उससे शेयर ज़रूर करें। जितने भी लॉ मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, जितनी भी जजमेंट मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं और इसके अलावा और भी जजमेंट हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पुट कर दिया है, तो आप सब उससे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको अगर कोई क्वेरी है तो हम उसको आपका जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा आपको जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।